दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 समाजशास्त्र का वायरल पेपर 2024 ईपी बोर्ड। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है, यानी ध्यानपूर्वक आप प्रश्न पत्र को पढ़िए 15 मिनट। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 4 आंसर दिए हैं, एक सही, एक नंबर के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? निम्न जीवन स्तर कारण है भाई, संयुक्त परिवार व्यवस्था कारण है, बाल विवाह का प्रचलन। जनसंख्या वृद्धि का कारण है बाल विवाह का प्रचलन, निम्न जीवन स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था। और इसका अर्थ है कि घ नहीं है। ठीक है। परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रहा? परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रहा है? धन एवं संपत्ति, परिवार, धर्म, जाति या जाति था। सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या था? जाति। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? सामान्य मनोवृत्तियाँ नहीं। सामान्य संपत्ति, एक संगठन नहीं होता भाई, खून के रिश्ते होते हैं, इसमें से कोई नहीं। सामान्य संपत्ति क्या होती है? सबका सामान्य होती है। संयुक्त संपत्ति या सामान्य संपत्ति होती है। चौथा प्रश्न, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है? बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है प्रतिस्पर्धा, वस्तु की मांग व पूर्ति। ख सही विकल्प है। ख सही विकल्प है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया? हरिजन, आदिवासी पिछड़े हरिजन। सही है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुष व स्त्रियों की संख्या कितना है? 940। ख विकल्प सही है। अगला है 7वां प्रश्न आपके सामने। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005। 2005 यानी 12 अक्टूबर 2005 को इस अधिनियम को पारित किया गया। निम्नांकित में से कौन परियोजना कार्य का चरण? अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधियों का चुनाव, तथ्यों का संकलन, उपर्युक्त सभी। घ सही है। और हम आपको चल रहे हैं लेकर के अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3। अब आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का है। तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। हरित क्रांति के 3 प्रभावों को उल्लेख। हरित क्रांति के प्रभाव से हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति के प्रभाव से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। हरित क्रांति के प्रभाव से कृषि के विकास के लिए आवश्यक संरचनाओं का विकास हुआ, जैसे नहरों का जाल, परिवहन हेतु सड़कों का विकास आदि। तो ये हरित क्रांति के 3 प्रभाव हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये पेपर पूरा तैयार रखिए, 2024 में आपको 100% अंक दिलाएगा।
अब हम चल रहे हैं आपको लेकर अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं 12 का आंसर। औद्योगिकरण आज के समाज को व्यस्त बना दिया, यानी औद्योगिकरण जो है आज के समाज को, सोसाइटी को बिजी एकदम बना दिया है। उसके पास समय नहीं है कि किसी से वो बात कर सके, अपने में मस्त रहता है, अपने कामों में वो व्यस्त रहता है। औद्योगिक समाज के लोगों के पास अपने संबंधों को निभाने के लिए समय का अभाव है। उनके जो संबंध है माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि समय नहीं है, समय से जाना है, कारखाने और व्यापार जो भी है समय से जाना है, समय से आना है, उनके पास समय नहीं है। औद्योगिक समाज में समानता एवं उदारता बढ़ी। ये बात सही है कि औद्योगिक समाज में जो समानता है, लोग एक समान, और उदारता, लोगों के प्रति उदारता बढ़ी है। औद्योगिक समाज में जातिगत भेदभाव देखने को कम मिलता है। औद्योगिक समाज में जो जातियों में वैमनस्य होता है वो कम दिखाई पड़ता है। ते हुए औद्योगिक समाज की विशेषताएं। अब अगला प्रश्न है, मास मीडिया क्या है। मास मीडिया क्या है, तो देखिए मास मीडिया बहुत बड़े संगठन से अपना कार्य संपादित करता है। यानी मास मीडिया जो बहुत बड़ा संगठन होता है, इसमें बहुत बड़ी पूंजी का निवेश होता है, इसमें बहुत बड़ी पूंजी लगाया जाता है, इसमें बहुत लोग एक साथ मिलकर कार्यों का निष्पादन करते, बहुत लोग अधिकारी कर्मचारी सब मिल करके काम करते हैं। तो ये है मास मीडिया। अगला प्रश्न आपके सामने है 14वां, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। तो जनसंख्या विस्फोट जानते हैं, जनसंख्या में वृद्धि एकाएक को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कम समय में मानव जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, कम समय में मानव जनसंख्या में तीव्र गति से जो वृद्धि होती है एकाएक, अधिक तीव्र गति से, वही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, तो देखिए उदारीकरण का अर्थ क्या है, तात्पर्य माने मीनिंग क्या है। तो ये है, बाजार को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना ही उदारीकरण कहलाता है। अर्थात देश की आर्थिक विकास के लिए देशी तथा विदेशी कंपनियों को व्यापार एवं उद्योगों में विशेष छूट देना ही उदारीकरण कहलाता है। बाजार को सरकारी नियंत्रण से, कि यह देश, यह सामान बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, इससे मुक्त कर दीजिए। देश विदेश से सामानों का आवागमन हो जाए, हमारे देश से बाहर जाए, बाहर के देश से यहाँ है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे हम उदारीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है इसी में कि जाति को परिभाषित कीजिए। जाति को परिभाषित कीजिए। जाति मानव के उन समूहों को कहा जाता है जिसकी सदस्यता जन्मजात एवं वैवाहिक संबंधों से प्राप्त होता है। जाति मानव के उन समूहों को कहा जाता है जिसकी सदस्यता जन्मजात एवं वैवाहिक संबंधों से प्राप्त होता है। अर्थात जाति उन व्यक्तियों का समूह है जिसमें रक्त शुद्धि का विचार भुला होता है। ठीक है, जाति उन व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कहा जाता है कि हमारे जाति के रक्त शुद्ध है, हमारे जाति में दूसरी जातियां नहीं मिली हैं। तो यह है जाति की परिभाषा, आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न इसी में है, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। पश्चिमी देशों के, है ना, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। पश्चिमी देशों के रहन सहन, खान पान, भाषा आदि को सीखना या उसका अनुकरण करना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि का रहन सहन, खाना पीना, पोशाक आदि को स्वीकार करना पश्चिमीकरण कर, यानी पश्चिमी की सभ्यता और संस्कृति को यदि हम का अनुकरण कर रहे हैं तो ही पश्चिमीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, नातेदारी संबंध क्या होते हैं। नातेदारी संबंध क्या होते हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न है, तैयार रखिए, आने वाले एग्जाम में आपको 100% अंक दिलाएगा।
तो नातेदारी संबंध का देखिए, रक्त पर आधारित अर्थात खून के संबंध को नातेदारी संबंध कहते हैं। इसमें जन्मजात एवं वैवाहिक संबंध शामिल होते हैं। इसमें जन्मजात एवं वैवाहिक संबंध शामिल होते हैं कि वो हमारा नातेदार है, रिश्तेदार है। वह या तो खून का संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, उन्हीं को हम नातेदारी संबंध कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो वर्ग आधारित जैसे मजदूरों का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन, ये वर्ग आधारित आंदोलन होते हैं। जन्म दर से आप क्या समझते हैं? जन्म दर माने प्रति 1000 पर कितने लोग पैदा हो रहे हैं प्रति वर्ष, उसी को हम जन्म दर कहते हैं। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो जाति व्यवस्था आप जानते हैं, ये जाति व्यवस्था, इस प्रश्न को आप तैयार रखिएगा, बहुत आसान है। परियोजना कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है? पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये आपको हल करना है और इनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसका आंसर आपको 150 शब्दों, कम से कम 150 शब्दों में देना है। संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या तो ये 8 नंबर का है। दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये है या तो ये 8 नंबर। ये भी आपका है साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए, 8 नंबर। अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपके हैं सामने हैं और एक बार हम आपके प्रश्नों को पुनः दिखाते हैं जिसे स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयार कर सकें और 2024 में 100% अंक प्राप्त करके अपना अपने माता पिता का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। देख सकते हैं प्रश्नों को, दोबारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नमस्कार।